नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब राहुल गांधी इस नई यात्रा को करने जा रहे हैं। यह भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर से जाकर खत्म हुई है। राहुल ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर का सफर तय किया था। वहीं भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से होगी, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म होगी। इस तरीके से राहुल भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा में 6200 किलोमीटर सफर तय किया जाएगा। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए ही कवर की जाएगी, मगर कहीं कहीं पैदल भी सफर किया जाएगा। भारत न्याय यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी। Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today So, All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और इसको लेकर सेना की कार्रवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया था। उस बयान को उन्होंने फिर से दोहराया है। इसके साथ ही राहुल की भारत न्याय यात्रा की उन्होंने तारीफ भी की है। वो आ रहे हैं क्योंकि जो वो हमारे लोग मारे गए, क्यों मारे गए, किस तरह मारे गए, उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने की। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खराब होगा। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं, आज बातचीत का वक्त। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो जाए और हम उस मुसीबत से बच जाए जो हमारे ऊपर वो बादल इस वक्त लटके हुए हैं। और दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के पास धमाका करने वालों तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस कई योजना पर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस दूतावास के पास मंगलवार रात हुए कम तीव्रता वाले विस्फोट के दौरान सक्रिय मोबाइल नंबरों की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कॉल को भी देख रही है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है जो विस्फोट से कुछ समय पहले घटनास्थल के करीब कैमरे में कैद हुए थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। सीमावर्ती इलाकों के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। खबर जयपुर से है, जहां सोशल मीडिया पर राजस्थान का एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां 4 दोस्त पार्टी करके सुबह होटल से निकले, लेकिन रास्ते में उनमें झगड़ा हो गया। इस पर एक दोस्त ने एक लड़की और उसके दोस्त पर कार चढ़ाकर उनको रौंद डाला। बाद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की का दोस्त गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं कार चढ़ाने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे काफी देर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। आईओए ने 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया है। कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह बाजवा को बनाया गया है। इसके अलावा सदस्य एमएम सौम्या और मंजूषा कुंवर होंगे। ये फैसला ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI को निलंबित करने के 3 दिन बाद लिया है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रविवार को WFI को निलंबित कर दिया था। इसके पीछे मंत्रालय ने कहा कि नवनिर्वाचित संस्था ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा कर दी। पंजाब के सबसे सीनियर अधिकारी विजय कुमार सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बता दें कि वीके सिंह 2017 से ही केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर है और इस समय वीनी महाजन के बाद सबसे सीनियर है, जबकि मुख्य सचिव का पद 1933 बैच के IAS अफसर अनुराग वर्मा के पास है। वीके सिंह के पास 1 रैंक 1 पेंशन जैसे विषयों को लेकर काफी अनुभव भी है। और राम मंदिर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी सफलता के तौर पर दर्शाती है और माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में ही यही राम मंदिर बीजेपी की सियासी नैया को पार करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। बीजेपी जनता के सामने वोट मांगने जाए, क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला के जरिए घर घर पहुंचने का बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के ठीक बाद बीजेपी और संघ परिवार विशेष दर्शन का अभियान चलाने जा रही है, जो 100 दिनों तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले तक
बीजेपी भगवान श्री राम का दर्शन करवाकर घर घर रामलला को पहुंचाने का प्लान बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बकायदा बीजेपी गांव-गांव में राम उत्सव का आयोजन करके राम में माहौल बनाने की प्लानिंग कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद संघ परिवार विशेष दर्शन का अभियान चलाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले संघ परिवार भगवान श्री राम के दर्शन करवाकर घर घर रामलला को पहुंचाने का प्लान बना चुका है। बकायदा अयोध्या के जरिए सियासी संदेश देने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर अगर गंभीरता से इस पूरे अभियान को समझे तो 12 करोड़ घर, 5 लाख गांव, 20 लाख मंदिर तक पहुंचने की तैयारी है। और ये आंकड़ा अगर पहुंचता है तो 60 करोड़ के आसपास पहुंचता है। यानी 60 करोड़ से ज्यादा लोग राम में होंगे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इतना ही नहीं, उद्घाटन में 4 धाम के साथ साथ 1000 से ज्यादा मंदिरों को न्योता भेजा गया है। दुनिया के प्रमुख हिंदू मंदिर और नेपाल के राजा को निमंत्रण भेजा गया है। कॉरिडोर में 7 मीटर ग्रीन बफर जोन, 100 मीटर का पैदल क्षेत्र तैयार हो चुका है। कॉरिडोर के साथ साथ 6000 भक्तों के लिए खड़े होने की जगह भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 4000 परिवारों के लिए सामान रखने की अलमारियों की व्यवस्था भी है। कॉरिडोर में पीने के पानी की व्यवस्था, आराम के लिए आश्रय मंडप, हाईटेक कार पार्किंग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी गाड़ियों की व्यवस्था, सब कुछ चाक चौबंद हो चुका है। जहां एक तरफ तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। यानी संघ परिवार की कोशिश है कि किसी भी हाल में 12 करोड़ घर, 5 लाख गांव, 20 लाख मंदिर तक पहुंचकर इस पूरे माहौल को राममय बना देना। यानी अगर संघ परिवार इस मिशन में कामयाब हुआ तो वो अपने आप में एक विश्व का सबसे बड़े अभियान को कामयाब करने में सफल होगा, क्योंकि इस अभियान के जरिए संघ परिवार सीधे और सीधे 60 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। यानी राम में अयोध्या नहीं बल्कि राम में पूरा देश होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 24 के लिए जाएगा इस जरिए कोई सियासी संदेश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, अयोध्या। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नक्सल के बाद मानव तस्करी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड में इस साल 2022 में 45 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है, जो कि एक चौंकाने वाली संख्या है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब विपक्ष को मौका मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने का। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट देखिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा, झारखंड में 43 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी, 129 नाबालिग भी बने मानव तस्करी का शिकार। आखिरकार कौन है जिम्मेदार? झारखंड में नक्सल के बाद मानव तस्करी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और सरकारी सिस्टम के लिए सवाल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वर्ष 2022 में 45 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है। इनमें 33 लड़के और 96 लड़कियां नाबालिग हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 18 साल या उससे ऊपर के 10 लड़के और 29 लड़कियों की तस्करी हुई है। मामले में राज्य के तमाम जिलों के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में कुल 100 केस दर्ज किए गए हैं। झारखंड के 24 जिलों में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी एएचटी यूनिट है। एनसीआरबी के अनुसार 18 साल से कम उम्र के 33 लड़के और 80 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है, जबकि 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 10 लड़के और 29 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया है। यानी कुल 43 लड़के और 109 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। यकीनन ये आंकड़े हैरान परेशान करने वाले हैं।
क्योंकि झारखंड पहले से ही नक्सलवाद के दंश से ग्रस्त है और ऐसे में मानव तस्करी के मामले हैरान परेशान कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को हेमंत सरकार पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी के दिग्गज और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आखिर कब तक झारखंड में मानव तस्करी की बढ़ती संख्या से यह अनुमान लगाना कतई गलत नहीं होगा कि प्रदेश में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। खुद की सुरक्षा को झारखंड की जनता की सुरक्षा कहने वाले हेमंत जी अखबार वगैरह पढ़ा करिए। कब तक अपने भ्रम को सच मानकर सरकार चलाएंगे? कब तक तस्करों और अपराधियों का साथ देंगे, संरक्षण देंगे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वर्ष 2022 में 45 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है। इसमें 33 लड़के और 96 लड़कियां नाबालिग हैं, जबकि 18 वर्ष या उससे ऊपर के 10 लड़के और 29 लड़कियों की तस्करी हुई है। मुख्यमंत्री जी, सड़कों में चलते चलते आपको बेकसूर जनता का बड़ा खून नहीं दिखता है क्या? आपकी आंखों के सामने बच्चियों के साथ होने वाली अभद्र हरकतों से आपकी आंखें नम नहीं होती है क्या? और चंडीगढ़ में एसवाईएल को लेकर कल शाम 4 बजे ताज होटल में अहम बैठक होगी। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में होगी। बैठक में हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिवों समेत बाकी अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल का निर्माण करने की जिम्मेदारी केंद्र को दी है, जिसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से जारी है। यहां अगले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को नक्शे के जरिए मंदिर से जुड़ी कई अहम बातों को समझाया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के जरिए ये बताया कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा और किस जगह पर क्या सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सरयू नदी से पानी लिया जाएगा, नहीं तो पानी जमीन से लेंगे और जमीन का पानी जमीन में ही जाएगा। 50 शौचालय, स्नान गृह, यूरिनेशन, यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। केवल तीर्थ यात्रियों के लिए है। ये सिर्फ शौचालय का नहीं है, ट्रस्ट का है। इसका वेस्टेज कहाँ जाएगा? तो इसका वेस्टेज नगर निगम के सीवर में नहीं जाएगा। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहीं पर बनाए जा रहे हैं। हाँ, एक यहीं पर है नीचे और एक यहां है। 12B STB2 12E ये 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कुछ होगा यहीं पर होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा का जल उसको नगर निगम की नालियों में ड्रेन आउट नहीं करेंगे। इसलिए एक पॉलिसी तैयार हुई, जीरो डिस्चार्ज। तो जब जीरो डिस्चार्ज पर होमवर्क करेंगे तब 2-4% होगा। जीरो डिस्चार्ज। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की घोषणा के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी को अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर की जगह तिलक नगर की विधवा कॉलोनी से करने की नसीहत दी है। राहुल गांधी जी अब एक न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसको कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा 2 है, और वो मणिपुर से शुरू करने जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, अगर आपको न्याय यात्रा ही शुरू करनी है तो कृपया तिलक नगर के 1984 की विधवा कॉलोनी से शुरू करें।
उन विधवाओं की कॉलोनी से शुरू करें जिनको आपके पिताजी द्वारा, आपके पिताजी के साथी कमलनाथ, सज्जन कुमार, HKL भगत, जगदीश टाइटलर जैसे कातलों द्वारा उनके परिवारों को जिंदा जला दिया गया था और वो 30 साल से इंसाफ न्याय मांगने के लिए कतारों में खड़ी हैं कोर्टों की। और उन कमलनाथ जैसे, टाइटलर जैसों के कातलों के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही कि इन कातलों को कब जेल में डालोगे। अगर आपने न्याय यात्रा शुरू ही करनी है तो कम से कम जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सज्जन कुमार जैसों को पार्टी से बाहर निकालकर न्याय यात्रा शुरू करो। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।